एजुकलेरा में आप सभी का स्वागत है। 12th अकाउंटेंसी, 12th कॉमर्स, वाणिज्य, और अभी हम जो चैप्टर देख रहे हैं वो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है ऋण पत्रों का लेखांकन, निर्गमन एवं शोधन। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स इशू एंड रिडम्पशन। तो अभी तक हम इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटी बुक्स यानी आपके सिलेबस के बुक से हम 5वें नंबर तक के सवाल को देख चुके हैं। आज जो वीडियो है वो 6वें नंबर सवाल के लिए है। तो हम देखते हैं इस सवाल को। देखिएगा, लिखा है टी लिमिटेड ने 30 जून 2014 को 10% प्रीमियम पर, टी लिमिटेड ने क्या किया, 30 जून 2014 को 10% प्रीमियम पर ₹500 प्रत्येक के 2,08,000 ऋण पत्र को निर्गमित किया। कंपनी ऋण पत्र निर्गमित कर रही है। कैसे ऋण पत्र हैं? 8% वाले ऋण पत्र हैं। कितने ऋण पत्र निर्गमन कर रही है? 2 लाख ऋण पत्र निर्गमन कर रही है। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 500 रुपये। 2 लाख ऋण पत्र, अंकित मूल्य 500 रुपये। टी लिमिटेड ने 30 जून 2014 को 10% प्रीमियम पर ₹500 प्रत्येक के 2,08,000 ऋण पत्रों को निर्गमित किया। आप देखेंगे ये निर्गमन जो है वो प्रीमियम पे है। कंपनी निर्गमन जो है वो प्रीमियम पे कर रही, मतलब कि जो अंकित मूल्य से उससे 10% बढ़ाकर, अंकित मूल्य से 10% बढ़ाकर वो अपने ऋण पत्रों को निर्गमित कर रही है। 500 रुपये अंकित मूल्य है, तो ये प्रीमियम किस पे निकलेगा? इस अंकित मूल्य पर निकलेगा। यानी 500 का 10% 50 रुपये, 50 रुपये प्रीमियम का कंपनी लेगी निर्गमन पे। हम देखेंगे इसको आगे। देखिए, निर्गमन किया जिसमें 200 रुपये आवेदन पर, जिसमें 200 रुपये आवेदन पर प्रीमियम सहित, बता रहा है कि ये जो अंकित मूल्य कैसे लिया जा रहा है। 200 रुपये आवेदन पर, और इस आवेदन की राशि जो 200 रुपये, इसमें क्या है? प्रीमियम की राशि भी जुड़ी हुई है। प्रीमियम हमने कितना निकाला था? अंकित मूल्य का 10%, 50 रुपये। यानी कि इस 200 रुपये में जो आवेदन की राशि है उस पर 50 रुपये प्रीमियम का जुड़ा हुआ है। तो जब हम आवेदन की अंकित मूल्य यानी आवेदन की राशि का अंकित मूल्य देखेंगे तो 150 रुपये अंकित मूल्य है और 50 रुपये प्रीमियम का है। 150 और प्लस 50 हमारा 200 हो जाता है। तो इस 200 रुपये में 50 रुपये प्रीमियम का भी जुड़ा हुआ है। 150 रुपये आवेदन का और 50 रुपये प्रीमियम का। कंपनी क्या कर रही है? आवेदन के समय ही प्रीमियम सहित राशि प्राप्त कर रही है। और शेष आवंटन पर देता, और बाकी का पैसा यानी 500 में से तो 150 रुपये आवेदन का हो गया, प्रीमियम को छोड़कर मैं बता रहा हूँ। 500 में 150 आवेदन का हो गया, बाकी का 350 रुपये जो होता है वो आवंटन पर लिया जाएगा। कंपनी क्या कह रही है? सवाल क्या कह रहा है? जिसमें 200 रुपये आवेदन पर प्रीमियम सहित और शेष आवंटन पर दे था तथा 8 वर्षों में मोचनीय था। ये ऋण पत्र जो है वो 8 वर्ष के पश्चात इसकी राशि जो है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। मतलब मोचनीय है, 8 वर्ष तक ही कंपनी इसके राशि को रखेगी, उसके पश्चात इसके जितना भी ऋण के रूप में प्राप्त हुआ है उनको वापस कर देगी ऋण पत्र धारियों को। मोचनीय है, शोधनीय है। आगे बोलता है सवाल, लेकिन उन्हें 3 लाख ऋण पत्रों हेतु आवेदन प्राप्त हुए, ओवर सब्सक्रिप्शन। हम पिछले सवाल को देखे थे, जो 5वें नंबर का सवाल था वो भी किस पर था? ओवर सब्सक्रिप्शन पर ही था। ये भी सवाल जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन पर ही है, यानी कि प्रीमियम भी आ रहा है इसमें और ओवर सब्सक्रिप्शन की भी बात आ रही है। लेकिन उन्हें 3 लाख ऋण पत्रों हेतु आवेदन प्राप्त हुए तथा समानुपात
प्रोराटा बेसिस समानुपात आधार पर आवंटन किया जाएगा। मतलब कि इनको क्या कर रहा है, समानुपात में दे रहा है। अनुपातिक, अनुपातिक कहने का आता है कि 3 लाख के लिए आवेदन हो गया, ठीक है। कंपनी कितने ऋण पत्र निर्गमित कर सकती, केवल 2 लाख ही निर्गमित कर सकती है। मतलब कि उसने निर्गमन के लिए ही इतना निर्गमन 2 लाख का ही किया है। तो जितना वो निर्गमन करना चाहती है उतने ही ऋण पत्रों को वो आवंटित कर सकती है। भले ही 3 लाख ऋण पत्रों के लिए आवेदन आ गया, मगर कंपनी 2 लाख ही आवंटित करेगी। तो प्रोराटा बेसिस पर मतलब समानुपात करेगी, मतलब समानुपात में करेगी। 3 लाख आवेदन आ गए, उसके बदले में वो 2 लाख दे देगी। 3 लाख के बदले 2 लाख ऋण पत्र दे दिया जाएगा, 3 के बदले 2। ठीक है, सवाल में हम देखेंगे इसको। समानुपात आधार पर आवंटन किया गया आवेदन और आवंटन की बकाया राशि यथा अनुसार प्राप्त हुई। ऋण पत्र निर्गमन से संबंधित सभी आवश्यक प्रविष्टियां अभिलिखित कीजिए। अभिलिखित कीजिए, हमको जनरल एंट्री करने को बोल रहा है। ठीक है, तो हमने इस सवाल को देखा, आपने इस सवाल को देखा। अब इस सवाल को आप थोड़ा सा इसको ध्यान लगाकर समझने की कोशिश कीजिए कि सवाल आखिर में कह क्या रहा है। हम इसको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल आप देखिएगा, सवाल निर्गमन कितने ऋण पत्रों का, 2 लाख ऋण पत्रों का। अंकित मूल्य 500 रुपये प्रति। क्या किया जा रहा है, प्रीमियम पे निर्गमित किया जा रहा है। प्रीमियम कितना, 10%। किसका 10%, इस अंकित मूल्य का 10% निकाला जाएगा। यानी प्रीमियम जब निकालेंगे तो 500 का 10% यानी कि 50 रुपये प्रीमियम निकल कर आएगा। ठीक है, तो कंपनी अंकित मूल्य भी लेगी प्लस 50 रुपये और लेगी, यानी 550 रुपये पूरा मिलाकर वो लेगी। ठीक है, अब राशि कैसे प्राप्त कर रही है, बोलता है 200 रुपये आवेदन पर, 200 रुपये आवेदन पर। और इसमें क्या है, प्रीमियम की राशि जुड़ी हुई, प्रीमियम सहित। कहने का अर्थ है कि 150 रुपये आवेदन का और प्लस 50 रुपये प्रीमियम का, 200 रुपये हो जाता है। तो कंपनी प्रीमियम की राशि जो है वो आवेदन के समय ही प्राप्त कर लेगी। फिर बाकी का शेष पैसा यानी 500 जो अंकित मूल्य था उसमें से ये 150 रुपये तो क्या कर ली, आवेदन के समय ही ले ली। तो 150 रुपये आवेदन पर हो गया। बाकी का जो राशि शेष बच जाता है यानी 350 रुपये, वो कब लेगी, आवंटन के समय लेगी। केवल 2 ही किस्त बनाई है, आवेदन और आवंटन। तो हमने देखा सवाल को, निर्गमन 2 लाख का, अंकित मूल्य 500 रुपये, प्रीमियम पे निर्गमन किया जा रहा है 10% प्रीमियम पर, 50 रुपये प्रीमियम का निकलता है। प्रीमियम की राशि कहाँ ले रही है, आवेदन पर ही ले रही है। आवेदन 200 रुपये से बन रहा है जिसमें 50 रुपये प्रीमियम का सम्मिलित है, जुड़ा हुआ है। बाकी का शेष राशि आवंटन पर वो ले रही है। अब सवाल आगे बोलता है कि ये जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल है। यानी कि लोगों ने आवेदन कितना कर दिया, 3 लाख के लिए आवेदन कर दिया, जहां पास वो 2 लाख ही निर्गमित कर सकती है, 2 लाख ही आवंटित कर सकती है, 2 लाख ऋण पत्रों को आवंटित कर सकती है, मगर लोगों ने 3 लाख मांग दिया। तो कंपनी क्या कर रही है, इसको कैसे इस समस्या का वो निदान कर रही है। 3 लाख मांगा, ठीक है, क्या कर रही है, 3 के बदले वो 2 लाख दे रही है। मतलब प्रोराटा बेसिस पर, ठीक है, 3 लाख आवेदन आ गया, क्या करो, इनको 2 लाख ऋण पत्र दे दो पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोराटा बेसिस, मतलब अनुपातिक, समानुपातिक। ठीक है, जब भी आपको प्रोराटा बेसिस में देगा सवाल तो आपको क्या करना होता है, एक एनालिसिस टेबल आपको बनाकर बताना होता है। तो हमने इस सवाल को देखा, अब हम सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके एनालिसिस टेबल को देखते हैं कि आप देखिएगा ये एनालिसिस टेबल है इसका। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल आता है और ओवर सब्सक्रिप्शन के सवाल में आप यदि एनालिसिस टेबल बना ले तो आपको सवाल को हल करने में आसानी आ जाती है, यानी कि आपको फिर उसको समझना आसान हो जाता है।
तो इसलिए जब भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन सवाल आए तो आप उसको पहले उसका एनालाइज टेबल आप बना लें। तो ये इसका एनालाइज टेबल मैंने बनाया हुआ है, आप देखिएगा। तो एनालाइज टेबल का ये इसका फॉर्मेट है, क्रमांक, निर्गमन, आवेदन, कितना आवेदन किया गया, अलॉट आवंटन कितना किया गया, लोगों ने मांगा कितना था, उनको दिया कितना गया, आवेदन राशि प्राप्त, मतलब जब आवेदन किया तो उस पर कितनी राशि प्राप्त हुई, और उनको जो आवंटित किया गया है उस पर कितना राशि प्राप्त होना चाहिए था, मतलब देय राशि। ठीक है, आवेदन ज़्यादा कर दिया, हमने कम दिया उनको, तो आवेदन राशि और देय राशि हम देखेंगे। तो निश्चित है कि ज़्यादा मांगा, कम दिया, तो उनकी राशि जो प्राप्त की वो ज़्यादा प्राप्त की होगी, तो अधिक के मतलब राशि अधिक क्या आएगी। अब उस जो अधिक की राशि उसका क्या किया जाएगा, समायोजन किस तरह किया जाएगा। तो हम इस तरह का फॉर्मेट बनाते हैं, निर्गमन, आवेदन, आवंटन, आवेदन राशि प्राप्त, देय राशि, कितनी राशि प्राप्त की जानी थी, अधिक के मतलब कितना सरप्लस हो गया और उसको क्या किया जाएगा। इशू, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, मतलब एप्लीकेशन पे कितनी राशि प्राप्त की गई, अमाउंट ड्यू, अमाउंट कितना ड्यू था, दे कितनी थी, सरप्लस, और ये एडजस्टमेंट। तो देखेंगे कंपनी कितने ऋण पत्र निर्गमित कर रही है, 2 लाख निर्गमित कर रही है। आवेदन कितने आ गए, 3 लाख ऋण पत्रों के लिए आवेदन आ गए। अब 3 लाख आ गए, ठीक है। तो उनको अलॉट कितना कर रही है, मतलब निर्गमित यानी कि उनको आवंटित कितना कर रही है, तो उनको 2 लाख ही आवंटित करे, जितना वो निर्गमन कर रही है उतना ही वो आवंटित कर सकती है। 2 लाख आवंटित कर रही है, 3 के बदले 2, मतलब समानुपात में दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब लोगों ने आवेदन किया तो उसके साथ राशि भेजी। लोगों ने 3 लाख आवेदन किया, आवेदन जो था वो 200 रुपये के हिसाब से उन्होंने राशि भेजी, कितनी, 6 करोड़ रुपए भेज दी। जबकि उनको केवल 2 लाख ही ऋण पत्र जारी किया गया है, तो इनको 2 लाख जब ऋण पत्र जारी किया तो 200 रुपये के हिसाब से, आवेदन की राशि 200 के हिसाब से इन पर 4 करोड़ रुपए ही प्राप्त करना था, दे राशि थी। तो आप देखेंगे 6 करोड़ और ये 4 करोड़, 2 करोड़ ज़्यादा हो जाता है, आधिक्य हो जाता है। इस आधिक्य को क्या किया जाएगा, इस आधिक्य को आवंटन पर समायोजित किया जाएगा। सवाल में हमको ये नहीं बताया गया है कि जो आधिक्य हो रहा है, जो सरप्लस हो रहा है, उसको कहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। तो जब भी आपको सवाल नहीं बताए कि कहाँ पर एडजस्टमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको अधिकतर हम आवंटन में ही उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निर्धारित करते हैं कि इसको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, कि इसको एडजस्ट किया जाएगा कि वापस किया जाएगा। तो हम चाहें तो यदि हम एडजस्टमेंट चाहते हैं तो एडजस्टमेंट की एंट्री कर सकते हैं, यदि हम उसको राशि वापस करना चाहते हैं तो हम राशि को वापस करने की भी प्रविष्टि कर सकते हैं। मगर इस तरह जब हम करेंगे तो हमको क्या करना होगा, नीचे एक नोट लिखना पड़ेगा। हम नोट लिखकर बता सकते हैं कि हमने क्या माना है कि जो अधिक की राशि है उसको हम वापस कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी प्रविष्टि करेंगे। इस सवाल में मैंने क्या किया है कि ये जो अधिक की राशि उसको मैंने आवंटन में ही एडजस्ट किया है, तो आप क्या कीजिएगा, आवंटन में उसको एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम सवाल को देखते हैं। तो पहले हमारा आएगा आवेदन, फिर उसके बाद आवंटन। 2 ही है यहाँ पास, आवेदन और आवंटन 2 ही किस्त है। तो ये सवाल जो है वो निर्गमन जो है वो प्रीमियम पे है और शोधन जो है वो सममूल्य पर। आपको शोधन आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया कि 8 वर्षों में मोचनीय था, यानी कि 8 वर्ष बाद इसका भुगतान, राशि की भुगतान वापस कर दी जाएगी इसकी राशि। ठीक है, तो मैं आपको बार बार सवालों में बता रहा हूँ शोधन के विषय में। आप देख रहे हैं कि सवाल में आपको देख रहे हैं यहाँ पास कि मोचन बार बार आपको दे रहा है, फिर भी हम शोधन की प्रविष्टि नहीं कर रहे हैं। तो क्या है कि ये सवाल जो है केवल निर्गमन, क्योंकि अधिकतर ये निर्गमन के विषय में ही कह रहा है। आप देखेंगे यहाँ पास ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित सभी आवश्यक प्रविष्टियां दी हैं। यहाँ पास हमको निर्गमन के विषय में ही प्रविष्टि करने को बोल रहा है, इसलिए हम केवल निर्गमन की ही प्रविष्टियां देख रहे हैं। क्या है कि जब शोधन की सवाल आएंगे तो उसमें वहां पास लिखा हुआ रहता है कि आप ये इसमें शोधन की प्रविष्टियां करना है। हमको सवाल देख के ही समझ आता है कि हमको इसमें निर्गमन की प्रविष्टि करना है कि शोधन की प्रविष्टि करना है। फिर भी यहाँ पास आप देख रहे हैं कि मोचनी यानी शब्द यहाँ पास आ रहा है, मोचन करने को कह रहा है। तो ये यहाँ पास इसलिए आ रहा है, क्या होता है कि ऋण पत्र जो होते हैं वो निर्गमन सममूल्य पर, प्रीमियम पर, निर्गमन जो है वो सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पे निर्गमन होता है। और उनका मोचन यानी कि शोधन किस पर होता है, शोधन उनका जो होता है वो सममूल्य पर
और प्रीमियम पर होता है। ठीक है, तो कंपनी जब इनको निर्गमित करती है तो उसी समय उसको पता भी चल जाता है। मान लीजिए कि कंपनी यहाँ पर आप देखेंगे प्रीमियम पर निर्गमन कर रही है और यहाँ पर मोचन के विषय में नहीं बताया कि मोचन सममूल्य पर, तो हम मानते हैं कि ये मोचन जो है वो सममूल्य पर है। तो प्रीमियम पर निर्गमन किया और मोचन जो है वो सममूल्य पर, मतलब कि राशि अधिक प्राप्त की। जब वो पैसा प्राप्त कर रहा है तो प्रीमियम पर, मतलब कि यहाँ देखेंगे आप प्रीमियम पर अधिक अंकित मूल्य से अधिक राशि प्राप्त कर रहा है, तो पैसा प्राप्त करते समय वो अधिक प्राप्त कर रहा है। मगर जब वापस करेगा तो किस पर करेगा? अंकित मूल्य यानी सब मूल्य पर करेगा, तो राशि उस समय वापस कम होगी। मतलब प्राप्त करने की अपेक्षा राशि जो है वो वापस करते समय कम यानी कि अंकित मूल्य पर किया जाएगा। तो कंपनी यहाँ पर क्या देख रही है? कंपनी देख रही है कि पैसा अधिक आएगा और जब वापस करेंगे तो उसकी अपेक्षा कम राशि यानी कि हमको अंकित मूल्य ही देना है। हमने प्रीमियम पर निर्गमन कर दिया मगर हम जब वापस करेंगे तो अंकित मूल्य पर वापस करेंगे। तो क्या होता है कि ये जो ऋण पत्र जो बनेगा वो किस पर बनेगा? अंकित मूल्य से। हमारा ऋण पत्र जो बनेगा वो अंकित मूल्य से ही बनता है, तो ऋण पत्र अंकित मूल्य से बनेगा। और जब वापस करेंगे तो वहां पर क्या करना होगा? ऋण पत्र को जब 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 हमने पैसा प्राप्त किया तो हमने ऋण पत्र को हम बनाते गए, क्योंकि ऋण पत्र दायित्व के रूप में बन रहा है, तो हम ऋण पत्र को दायित्व के रूप में बनाते गए। अब जब वापस करेंगे तो क्या होगा? उस ऋण पत्र को समाप्त करके हम क्या करेंगे? बैंक से भुगतान करेंगे। जब पैसा प्राप्त करते हैं तो बैंक खाता डेबिट और ऋण पत्र को बनाते जाते हैं। जब पैसा वापस करेंगे तो क्या करेंगे? ऋण पत्र को समाप्त करेंगे और बैंक से भुगतान कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि आप ऋण पत्र को बनाते जा रहे हैं, ठीक ना, अंकित मूल्य पर बना रहे हैं और वापस भी किस पे करेंगे? अंकित मूल्य से ही करेंगे। तो जब अंकित मूल्य से बन रहा है और अंकित मूल्य से ही वापस भी होगा, तो क्या होगा? जितनी की प्रविष्टियां हो रही है उतने से वापस भी हो रहा है। तो वहां पर क्या होता है कि हम कंपनी को कोई हानि नहीं होती। मगर क्या होता है कि जब आपने बट्टे पे निर्गमन किया और सम मूल्य पर वापस कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? पैसा कम मिल रहा है और आप मोचन क्या कर रहे हैं? ज्यादा पे कर रहे हैं, अंकित मूल्य पर कर रहे हैं। कम पैसा प्राप्त किए मगर मोचन आप ज्यादा पे कर रहे हैं, तब क्या होने लगता है? हानि होने लगता है। तो कंपनी देखती है कि मेरे उसको पता चल गया कि मैं जब वापस करूंगा तो मेरे को हानि होगी, तो वो क्या करती है? निर्गमन के समय ही उस हानि को लिखती रहती। इसीलिए यहाँ पर बार बार ये मोचन का हमको यहाँ पर मोचन के विषय में लिखा हुआ रहता है। हम देखेंगे अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको कोई हानि नहीं हो रही मोचन में, इसलिए वहां पर मोचन की कोई प्रविष्टियां हम नहीं देखने को मिल रही। मगर जब कोई बट्टा पे निर्गमन हो और सम मूल्य पर या प्रीमियम पे शोधन होगा तो वहां पर हम प्रविष्टियां देखेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं क्या कि सवाल के माध्यम से ही समझा पाऊंगा, अभी मैं आपको पूरी तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक ना। तो जैसे जैसे सवाल आएगा मैं आपको वो समझाता जाऊंगा। तो अभी हम जो सवाल देख रहे हैं वो सवाल क्या है? प्रीमियम पे निर्गमन और सम मूल्य पर मोचन है, ठीक ना। तो हम अब चलते हैं सवाल को हल करते हैं। तो पहला हमारा आएगा आवेदन। ठीक है, आवेदन 200 रुपये, आवेदन की राशि 200 रुपये जो प्रीमियम सहित है, मतलब प्रीमियम की राशि भी इसमें 50 रुपये की जुड़ी हुई है। तो प्रीमियम की प्रविष्टि भी हमको आवेदन में करना होगा। प्रीमियम की प्रविष्टि हम कहाँ करते हैं? प्रीमियम की प्रविष्टि हम जब देय वाली प्रविष्टि आती है, मतलब कि पूंजी वाली प्रविष्टि, प्राप्य वाली प्रविष्टि जब आती है तब हम प्रीमियम की प्रविष्टि करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर ये राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि है, फिर उसके बाद ये ऋण पत्र वाली प्रविष्टि। तो हम प्रीमियम की प्रविष्टि जो है ऋण पत्र के साथ करेंगे, मतलब कि देय वाली प्रविष्टि में हम करेंगे। प्रीमियम हमेशा उसकी प्रविष्टि कहाँ पर यानी कि चालू कहाँ से किया जाता है? देय वाली प्रविष्टि से उसको चालू किया जाता है, ठीक है, क्रेडिट करके। तो हम चलते हैं आवेदन का पहला प्रविष्टि देखते हैं। राशि प्राप्त होगी। आवेदन कितना किया गया? 3 लाख ऋण पत्रों के लिए आवेदन किया गया। पूरे 3 लाख ऋण आवेदनों पर 200 रुपए के हिसाब से हमको 6 करोड़ रुपए प्राप्त होगा। आपने वहां पर एनालाइज टेबल में देखा था कि आवेदन राशि कितनी प्राप्त हुई थी? 6 करोड़ रुपए प्राप्त हुई थी। ठीक है, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट 8% ऋण पत्र आवेदन खाता से। बैंक खाता डेबिट 8% ऋण पत्र खाता से 3 लाख आवेदनों पर 200 रुपए प्रति के हिसाब से 6 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएगा। प्रविष्टि कर ली। 3 लाख आवेदनों पर 200 रुपए प्रति, प्रीमियम सहित आवेदन राशि प्राप्त। प्रीमियम सहित आवेदन राशि प्राप्त, ये हमने
आवेदन की राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि कर ली। फिर उसके बाद हम चलते हैं, अब इसको ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करने का प्रविष्टि देखेंगे। तो यहाँ पास जो हमने आवेदन खाता बनाया उसको क्रेडिट करके, जो बनाया उसको डेबिट करके क्लोज करेंगे और ऋण पत्र खाते को चालू कर देंगे। तो 8% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 8% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 8% ऋण पत्र खाता से ऋण पत्र खाता बना रहे हैं। और प्रीमियम, क्योंकि राशि प्रीमियम, यहाँ पर ये प्रीमियम का सवाल है, तो प्रीमियम आवेदन में प्राप्त हो रहा है, तो आवेदन का जो दे वाली प्रविष्टि वहां पर हमको प्रीमियम को क्रिएट करना होगा। तो संचयी प्रीमियम खाता से, ठीक है। 8% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 8% ऋण पत्र खाता से, प्रीमियम खाता से। अब देखेंगे आप कितना आवंटित कर रहे हैं, 2 लाख ऋण पत्र आवंटित कर रहे हैं, क्योंकि ये ऋण पत्र वाला प्रविष्टि है, इसलिए मैं यहाँ पास देखिएगा आप, यहाँ पास हमने जब प्राप्त किया 3 लाख से हमने किया था, मगर ये जो ऋण पत्र बनाने की प्रविष्टि है, जितना हम निर्गमित कर रहे हैं उसी से हम प्रविष्टि करेंगे, ठीक है। 2 लाख ऋण पत्र 200 रुपये प्रति आवेदन राशि के हिसाब से 4 करोड़ रुपए जो ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी, ठीक ना। और जो हमारा अंकित मूल्य, क्योंकि ऋण पत्र अंकित मूल्य से बनेगा, अंकित मूल्य कितने का है, 150 रुपए का है। 200 रुपए जो है उसमें 50 रुपए प्रीमियम का जुड़ा हुआ है। तो जब हम ऋण पत्र को बनाएंगे तो 2 लाख ऋण पत्रों का अंकित मूल्य 150 रुपए के हिसाब से हम ऋण पत्र में लिखेंगे 3 करोड़ रुपए, और बाकी का 2 लाख ऋण पत्रों का 50 रुपए प्रीमियम, जो प्रीमियम की राशि हमने निकाली थी 50 रुपए के हिसाब से, 50 रुपए प्रीमियम का हमारा हो जाता है 1 करोड़ रुपए हम प्रीमियम में लिखेंगे, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा कैलकुलेशन को देखिए कि हमने किस तरह प्रीमियम निकाला है। तो प्रीमियम देखेंगे, प्रीमियम 10%, किसका 10%, अंकित मूल्य का 10%। तो अंकित मूल्य कितना हमारा 500 रुपये अंकित मूल्य है, उसका 10% जब निकालेंगे 10/100 करके, 500 गुणित 10/100, 10% हम निकाल रहे हैं, तो हमारा आता है 50 रुपये, 50 रुपये, ठीक है। तो आवेदन की राशि कितनी है, 200 रुपये है। अगर अंकित मूल्य के हिसाब से देखें तो जब प्रीमियम निकाल देंगे तो 150 रुपये क्या होगा, अंकित मूल्य होगा आवेदन का, इसको हम ऋण पत्र में लिखेंगे, और 50 रुपये जो है वो प्रीमियम में लिखा जाएगा। वही यहाँ पर वो कैलकुलेशन है, ठीक ना। तो ये 200 रुपये से हमने क्या किया था, आवेदन को 200 रुपये से क्रिएट करके चालू किया था, 200 से हमने बंद किया, 150 रुपये हम कहाँ ऋण पत्र में डालेंगे, और 50 रुपये जो है वो प्रीमियम का है, प्रीमियम में लिखा जाएगा। तो 2 लाख ऋण पत्रों पर 150 रुपये प्रति आवेदन राशि एवं 50 रुपये प्रति प्रीमियम राशि ऋण पत्र एवं प्रीमियम खाता में अंतरित, ऋण पत्र एवं प्रीमियम खाता में अंतरित, हस्तांतरित, ठीक है। तो ये हमने आवेदन की 2 प्रविष्टियां देखी, पहला राशि प्राप्त करने का, फिर उसके बाद ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित का। अब हम चलते हैं आवंटन में, क्योंकि 2 ही किस्म आवंटन। तो 500 रुपये में 150 जो रुपये जो है वो आवेदन का है, 350 रुपये जो है वो हमारा आवंटन का है, ठीक है। तो आवंटन का थोड़ा सा हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो ये हमारा आवंटन का कैलकुलेशन है, आप देखेंगे, ठीक है। आवंटन का थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे। अंकित मूल्य जो है वो 50 रुपए का है, आवेदन अंकित मूल्य 150 रुपए का, मैंने आपको यहाँ पास निकाल के बताया हुआ 150 रुपए अंकित मूल्य। तो 500 में 150 रुपए आवेदन का निकल गया, तो कितना बचता है, 350 रुपए जो है वो हमारा आवंटन का होता है। अब 2 लाख निर्गमन कर रही है कंपनी, 2 लाख ऋण पत्र निर्गमन कर रही है, 350 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितना प्राप्त करना चाहिए, 7 करोड़ रुपए होता है, 7 करोड़ रुपए वो आवंटन के समय प्राप्त करेगी, ठीक है। 7 करोड़ रुपए कंपनी क्या करेगी, मांगेगी लोगों से। मगर क्या है कि ये सवाल जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन का है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कि 3 लाख के लिए आवेदन आ गया था, जबकि 2 लाख ही आवेदन आना चाहिए था। तो 1 लाख आवेदन जो अधिक आया उस पर 200 रुपए प्रति, क्योंकि आवेदन की राशि 200 रुपए है, 200 रुपए प्रति के हिसाब से लोगों ने 2 करोड़ रुपए ज्यादा दे दिया। अब ये 2 करोड़ रुपए ज्यादा दे दिया, और सवाल हमको कह रहा है कि हमको अलॉटमेंट किस पर करना है, प्रोराटा पे करना है, मतलब कि अनुपातिक में करना है। तो अनुपातिक में कर रहा है, यानी कि 3 लाख के बदले 2 लाख दे रहा है। तो जहां पास 4 लाख रुपए प्राप्त करना था, ये था 2 लाख
ऋण पत्रों पर 200 रुपए के हिसाब से जहां 4 लाख रुपए 4 करोड़ रुपए प्राप्त करना चाहिए था, वहां पास कितना प्राप्त कर लिया, वहां पास 6 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिया। जहां पास 2 लाख ऋण पत्रों पर 200 रुपए आवेदन की राशि के अनुसार 4 करोड़ रुपए प्राप्त करना चाहिए था, वहां पास लोगों ने 3 लाख आवेदन दे दिया। 200 रुपए के हिसाब से 6 करोड़ रुपए प्राप्त हो गई। तो 2 करोड़ रुपए जो ज्यादा प्राप्त हुई है उसको क्या किया जाएगा, उसको समायोजित किया जाएगा। तो कहाँ पर समायोजित किया जाएगा, आवंटन में समायोजित किया जाएगा। तो अब हम आवंटन में पहुंच गए हैं। जब हम आवंटन में आ गए हैं तो क्या हुआ, कंपनी 7 करोड़ रुपए मांगेगी। तो लोग क्या कहेंगे, जो ऋण पत्रों को खरीद रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए तो पहले से ही आपके पास है हमारा, तो क्या कीजिए, उसको समायोजित कर लिए। तो आवंटन पे 5 करोड़ रुपए प्राप्त होगा। जहाँ पर 7 करोड़ रुपए प्राप्त हुए वहां पर 2 करोड़ रुपए एडजस्ट किया जाएगा। वहां पर मैंने अनाज टेबल के अनुसार आपको बताया है। तो ये 2 लाख रुपए एडजस्ट किया जाएगा, 5 करोड़ रुपए कंपनी प्राप्त करेगी। तो यहाँ पर हम आवंटन का थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं। आवंटन राशि प्राप्त मतलब आवंटन की राशि कितनी प्राप्त होगी। तो 2 लाख निर्गमन, कंपनी कितना निर्गमन कर रही है, 2 लाख ऋण पत्र निर्गमन कर रही है। 350 रुपए के हिसाब से 7 करोड़ रुपए होता है। और आवेदन पर अधिक कितना है, यानी कितना पैसा बचा हुआ आवेदन का, ठीक है। तो 1 लाख ज्यादा आवेदन हो गए 200 रुपए के हिसाब से, 1 लाख ज्यादा आवेदन हो गए 200 रुपए के हिसाब से, 2 करोड़ रुपए अधिक के बचा हुआ है। 7 करोड़ में 2 करोड़ रुपए नहीं प्राप्त होगा, 5 करोड़ रुपए प्राप्त होगा। ये जब प्राप्त करेंगे, बैंक जब लिखेंगे, बैंक में हमारे 5 करोड़ रुपए आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आवंटन का कैलकुलेशन था, ठीक ना। ये हमारा आवंटन का कैलकुलेशन था। आप देखेंगे 3 लाख पे 200 रुपए के हिसाब से आवेदन 6 करोड़ रुपए प्राप्त हो गया, जबकि उनको आवंटित इतना किया गया 200 रुपए के हिसाब से 4 करोड़ रुपए प्राप्त करना था। 2 करोड़ रुपए ज्यादा है, इसको क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट पे। वही हम यहाँ पास अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट एंट्री हमको देखने को मिलेगी। तो आइए अब हम अलॉटमेंट देखते हैं। तो पहले क्या करेगी कंपनी, ऋण पत्र बनाएगी, मतलब कि बताएगी कि समय आ गया है, ड्यू डेट आ गई है, यानी कि दे समय आ गया है, राशि प्राप्त करने का समय आ गया है। तो वो पहले ऋण पत्र को बनाएगी, फिर राशि प्राप्त करेगी। तो आप देखिएगा, आवंटन है तो आवंटन डेबिट और ऋण पत्र क्रेडिट। आवंटन डेबिट, ऋण पत्र क्रेडिट। 8% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 8% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 8% ऋण पत्र खाता से। 8% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 8% ऋण पत्र खाता से। 2 लाख ऋण पत्र आवंटित निर्गमन किए गए हैं। 350 रुपए के हिसाब से 7 करोड़ रुपए होता है। कंपनी 7 करोड़ से अपने ऋण पत्र को बना रही है, बता रही है कि समय आ गया, पैसा प्राप्त होगा, ठीक है। 2 लाख ऋण पत्रों पर 350 रुपए प्रति आवंटन राशि प्राप्य होने पर, समय आने पर अब राशि प्राप्त की जाएगी। तो आपने देखा वहां पास, जहां पास 7 करोड़ रुपए प्राप्त होना चाहिए था, वहां पास 2 करोड़ रुपए एडजस्ट किया जाएगा। तो देखिएगा इस प्रविष्टि को, तो आप थोड़ा सा हमको पीछे वाली प्रविष्टि को देखना पड़ेगा। क्या है कि आप यहाँ पास देखेंगे, पहले मैंने आवेदन को क्या किया, पहले आवेदन को मैंने 6 करोड़ से पहले क्रिएट किया, पहले आवेदन को बनाया 6 करोड़ से। फिर अब क्या करना होता है, क्योंकि ये नाम मात्र खाता है, हम प्रविष्टि क्या, जब कंपनी क्या कर रही है, ऋण के रूप में पैसा प्राप्त कर रही है, तो सीधा सीधा प्रविष्टि होना चाहिए, बैंक खाता डेबिट और ऋण पत्र, मतलब कि पैसा प्राप्त हुआ और दायित्व बना, सीधा सीधा ये प्रविष्टि होना चाहिए था। बैंक में पैसा आया और ऋण पत्र बना, दायित्व बना। मगर क्या होता है कि हम यहाँ पास ये बीच में आवेदन लिखते हैं, आवंटन लिखते हैं, प्रथम याचना लिखते हैं, द्वितीय याचना लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये नाम मात्र के, हम बस कंपनी इसको समझने के लिए इसको प्रविष्टि करती है कि ये किस्तों में पैसा प्राप्त हो रहा है। भाई सिंपल सा प्रविष्टि होना चाहिए था, राशि प्राप्त हुई और दायित्व बना। मगर बीच में क्या हो गया, आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना, इस तरह के और भी खाते हमने खोल दिए। ये खाते क्या है, नाम मात्र के हैं। देखिए आप यहाँ पास क्रेडिट होकर ओपन हुआ, फिर डेबिट होकर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे आवेदन को हमने 6 करोड़ से चालू किया, फिर उसके बाद यहाँ पर जब उसको बंद किया तो 4 करोड़ से बंद किया। अभी भी देखेंगे आप यहाँ पास 2 करोड़ रुपए क्या है, क्रिएट होकर चालू है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल है। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है
कि यदि राशि बाद में चलकर एडजस्टमेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि आवेदन का जो अधिक राशि है 2 करोड़ रुपए, आप देखेंगे यहाँ पास अधिक की जो राशि है वो इसी में अभी भी चालू ही है, यानी कि उसको क्लोज नहीं किया गया। जो अधिक की राशि उसको मैंने क्या किया, अभी क्रिएट करके उसको चालू ही रहने दिया। इसको क्लोज कहाँ पास किया जाएगा, जब इसको एडजस्ट किया जाएगा तब क्लोज करेंगे। अलॉटमेंट में क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है, तो हम अलॉटमेंट में जाकर जो ये आवेदन क्रिएट होकर चालू है वहां पर डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप वही प्रविष्टि आपको देखने को मिलेगी कि ये देखिए, जब हम राशि प्राप्त करेंगे तो बैंक खाता डेबिट राशि प्राप्त होगी, जहां पर 7 करोड़ रुपए प्राप्त होना चाहिए तो वहां पर केवल 5 करोड़ रुपए ही प्राप्त होगा। इसका कैलकुलेशन मैंने बनाकर बताया हुआ तीसरे नंबर और चौथे नंबर, तीसरे नंबर का भी मैंने यहाँ पास ये तीसरे नंबर का ये कैलकुलेशन और ये चौथे नंबर का कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बैंक खाता डेबिट जहां पर 7 करोड़ रुपए प्राप्त होना चाहिए वहां पर 5 करोड़ रुपए प्राप्त होगा। 2 करोड़ रुपए एडजस्टमेंट किया जाएगा, तो आप देखेंगे आवेदन जो है क्रेडिट होकर चालू है, अब उसको एडजस्ट करेंगे, डेबिट करेंगे। 8% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट क्रेडिट होकर वहां चालू, यहाँ पर डेबिट किया, एडजस्टमेंट किया 2 करोड़ रुपए। और ये आवंटन जो हमने 7 करोड़ से चालू किया था उसको हम क्रेडिट करके इसको क्लोज करेंगे। 8% ऋण पत्र आवंटन खाता से 7 करोड़। ठीक है, तो 2 लाख ऋण पत्रों पर आवंटन राशि प्राप्त एवं आवेदन पर अधिक राशि समायोजित। तो हमने इस सवाल को देखा, इसमें 2 ही किस्त थे, 2 किस्तों को हमने प्रविष्टि की, आवंटन और आवेदन और आवंटन। सवाल प्रीमियम का था, प्रीमियम को भी हमने देखा। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन था, ओवर सब्सक्रिप्शन को भी हमने देखा। अब इसके बाद मैंने आपको ये कैलकुलेशन आपको बनाकर, अभी मैंने कैलकुलेशन भी आपको समझाया, तो थोड़ा सा आवेदन के कैलकुलेशन को मैंने नहीं बताया, तो आप आवेदन के कैलकुलेशन को देखिए। 3 लाख आवेदन आए हैं, 200 रुपए के हिसाब से 6 करोड़ रुपए होता है। ठीक ना, आवेदन का जब अंकित मूल्य आप देखेंगे तो 200 रुपए क्या है, उसका प्रीमियम सहित मूल्य है। 50 रुपए हमने प्रीमियम का निकाला था, जब 50 रुपए प्रीमियम घटा देंगे तो ये आवेदन का अंकित मूल्य है। ठीक है, इसको ऐसा क्यों निकाला है, क्योंकि हमको यहाँ पास आवंटन की राशि भी प्राप्त करनी थी। तो आप देखेंगे अंकित मूल्य 500 रुपए का, उसमें से 150 रुपए आवेदन की राशि जब निकलेगी तो 350 रुपए आपका आवंटन की राशि हो जाती है। तो ये पूरा कैलकुलेशन था, इस कैलकुलेशन को हमने देखा। तो इस सवाल के पंजी प्रविष्टि को, इसके कैलकुलेशन को और हमने इसके एनालिसिस टेबल को देखा। अब इसके बाद सवाल में आपको बैलेंस शीट नहीं बनाने को बताया, फिर भी मैं आपको इसके बैलेंस शीट को बता देता हूँ कि इसकी बैलेंस शीट किस तरह बनेगी। तो आप देखिएगा, ये टी लिमिटेड का तुलन पत्र, टी लिमिटेड का तुलन पत्र यानी चिट्ठा या स्थिति विवरण, हम तुलन पत्र भी बोलते हैं, चिट्ठा भी बोलते हैं, स्थिति विवरण भी बोलते हैं, तीनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो टी लिमिटेड का तुलन पत्र, तो ये हम जब जब कंपनी के हम चिट्ठे को बनाते हैं तो जो कंपनी अधिनियम का अनुसूची 3, ठीक है, उसके अनुसार हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट है हमारा वर्टिकल, मतलब कि इस तरह ऊपर ऊपर हमारा लायबिलिटीज होता है, ऊपर हमारा यानी देयताएं दायित्व होता है, और उसके नीचे हमारे परिसंपत्ति यानी संपत्तियां होती है। ऊपर लायबिलिटीज और नीचे संपत्तियां होती हैं, ऊपर दायित्व और नीचे संपत्तियां। हम चिट्ठा 2 प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज में क्या होता है, इधर दायित्व इधर संपत्ति, मगर आप देखेंगे ये वर्टिकल है, वर्टिकल में आप ऊपर दायित्व और नीचे संपत्तियां होंगी। तो इस तरह का बैलेंस शीट बनता है, और ये बैलेंस शीट पूरा नहीं है, क्योंकि हम जो जितना सवाल दिया उसी सवाल के अनुसार ही बस इस बैलेंस शीट को बना रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे इसमें केवल ऋण पत्रों के विषय में बता रहा है, तो ऋण पत्र जहां पास आता है हम केवल उतने को ही बना रहे हैं, ऋण पत्र को देखेंगे और रोकड़ को देखेंगे। ठीक है, जब हम अंश पूंजी वाला सवाल बना रहे थे तो उसमें जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमको शेयर्स कैपिटल के विषय में बता रहा, तो हम केवल उसमें शेयर्स कैपिटल को ही कवर करके यानी उसी के बैलेंस शीट को केवल बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका ये सिंपल सा है, एक ये कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक बैलेंस शीट नहीं है, एक सिंपल सा बैलेंस शीट है। यहाँ पास विवरण, नोट और राशि, मतलब कि ये पर्टिकुलर यहाँ पास लिखा जाएगा, उसके नोट मतलब कि ये जब आप वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि नीचे हमको उसका नोट यानी कि ये हमको उसकी टिप्पणी जो उसका कैलकुलेशन है उसको भी करके बताना होता है।
तो ये इसका मेन बैलेंस शीट है। फिर उसके बाद उसका नीचे नोट हमको बनाना होता है और उस नोट को यहाँ पास लिखना होता है नंबरिंग वाइज की हमने यहाँ पास नोट में कहाँ पास उसको कैलकुलेशन करके बताया है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस शीट है। आप देखेंगे तो पहले ऊपर ऊपर हम लायबिलिटीज को लिखते हैं। लायबिलिटीज को किस तरह लिखेंगे, तो इस तरह हेडिंग करके लिखते हैं समता एवं देयताएं, मतलब कि इक्विटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इस तरह लिखेंगे समता एवं देयताएं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसमें भी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में भी हेडिंग होता है। पहला हेडिंग जो होता है, पहला पहला इसमें आता है अंशधारियों की निधि, मतलब कि जो मालिक है उनकी निधि पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद गैर चालू देयताएं, मतलब कि ऐसी लायबिलिटीज जो जो गैर चालू है, मतलब कि फिक्स नेचर की हैं, जो लंबे समय के लिए हैं, ऐसी ऐसी ऐसे दायित्व जो लंबे समय के लिए हैं। फिर उसी के नीचे और लिखते हैं चालू दायित्व, मतलब कि ऐसे दायित्व जो थोड़े समय के लिए, अल्प अवधि के लिए, जैसे लेनदार। ठीक है, और लंबे समय के लिए दायित्व कौन सा हो गया, दीर्घकालीन ऋण पत्र, लोन, लंबे समय के लिए ऋण। तो ये सब जो देयताएं होती है वो लंबे समय के लिए होती है। तो इसको कुछ हेडिंग में करके हमको लिखना होता है। ये देखेंगे आप, अंशधारियों की निधि मतलब मालिकों की निधि, अंशधारियों की निधि मतलब कि समता, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसलिए इसमें समता एवं देयताएं एक साथ लिखा हुआ, मतलब कि इसमें आपको समता यानी कि अंशधारी भी आएंगे, फिर उसके नीचे क्या होंगे हमारे दायित्व, और जो बाहरी लोग बाह्य दायित्व जो है वो भी आएगा। ठीक है, तो अंशधारियों की निधि और गैर चालू देता है, तो आप देखेंगे दोनों चीज मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है। तो यहाँ पास गैर चालू देता है मतलब कि ऐसे ऐसे दायित्व जो चालू प्रवृत्ति के नहीं है, जो जो करंट नेचर के नहीं है। ठीक है, तो उसमें कौन सा आ गया, ऋण पत्र आ गया। अब यहाँ पास अंशधारियों की निधि क्यों लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पास शेयर कैपिटल की तो कोई बात नहीं आ रही है। हम कोई समता अंशधारियों का तो हम निर्गमन नहीं कर रहे हैं, समता अंश का निर्गमन नहीं कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पास हमने अंशधारियों की निधि लिखी है। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पास प्रीमियम की बात आ रही है। प्रीमियम जो होता है वो अंशधारियों की निधि के अंतर्गत ही आता है, इसलिए यहाँ पास अंशधारियों की निधि लिखा गया है, क्योंकि हमको प्रीमियम भी यहाँ पास लिखना है। ठीक है, तो इस तरह हम, क्योंकि हमको केवल यहाँ पर ऋण पत्र के विषय में कह रहा है तो हम ऋण पत्र केवल देखेंगे। ऋण पत्र किसके अंतर्गत आता है, गैर चालू देयताएं के अंतर्गत आता है। गैर चालू देयताएं, दीर्घकालीन ऋण पत्र, और प्रीमियम के विषय में कहा है, इसलिए प्रीमियम किसके अंतर्गत आता है, अंशधारियों की निधि के अंतर्गत आता है। तो हम पहला लिखेंगे अंशधारियों की निधि। ठीक है, और उसमें बताएंगे संचयी प्रीमियम एवं आधिक्य, मतलब कि सरप्लस। ठीक है, प्रीमियम एवं सरप्लस। और फिर नीचे लिखेंगे गैर चालू देता है, उसमें दीर्घकालीन ऋण पत्र लिखा जाएगा। फिर ये हमारा दायित्व का पूरा समाप्त हो जाता है। फिर नीचे आएंगे परिसंपत्तियां, क्योंकि हमको रोकड़ प्राप्त हो रहा है, तो रोकड़ का क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, तो हमको परिसंपत्तियों में करंट एसेट्स को भी लिखना होगा, इसलिए हम नीचे आएंगे परिसंपत्तियों में चालू संपत्तियां में रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य को लिखेंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं नोट्स में। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरह नंबरिंग करते जाएंगे। संचय प्रीमियम, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम की बात कर रहा है तो प्रीमियम का हम देखते हैं। 2 लाख ऋण पत्र निर्गमित किए गए हैं। प्रीमियम की राशि कितनी है, 50 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ रुपए प्रीमियम का होता है। तो यहाँ पर प्रीमियम में डाल देंगे, और हमने 1 नंबर का कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर 1 नंबर लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऋण पत्र लिखा हुआ है तो ऋण पत्र का कैलकुलेशन करते हैं। दीर्घकालीन ऋण पत्र, 2 लाख ऋण पत्र निर्गमित कर रहे हैं, और ऋण पत्र का अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपए है। ऋण पत्र अंकित मूल्य से बनेगा। ठीक है, 500 रुपए प्रति, तो कितना हो जाएगा, 10 करोड़ रुपए। ऋण पत्र में हम 10 करोड़ रुपए दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा दायित्व का दोनों ही चीजें हो गई दायित्व में, और कोई दायित्व में हमको बताया नहीं है। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आता है 11 करोड़ रुपए। ये हमारा दायित्व पक्ष हो गया। अब उसके बाद नीचे हमारी संपत्ति बची हुई है, संपत्ति को भी हम कर लेते हैं रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य। 2 लाख रुपए, 2 लाख ऋण पत्र, उस पर 550 रुपए, 500 रुपए अंकित मूल्य प्लस प्रीमियम, पूरा एक साथ प्राप्त, यानी कि प्राप्त हो रही है पूरी राशि। तो पूरी राशि की यानी कि 550 रुपए के हिसाब से 11 करोड़ रुपए होता है हमारी संपत्ति रोकड़। ठीक है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पास 11 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर का कैलकुलेशन, 1, 2, 3। तो ये हमारा दायित्व तो 11 करोड़ का, और ये हमारी संपत्ति भी 11 करोड़ की। ठीक है,
तो ये हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को हमने देखा कि दोनों ही पक्ष हमारे दायित्व और संपत्ति पक्ष एक बराबर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल समाप्त तो होता है। तो मैंने आपको इस सवाल का सभी चीज़ों को बनाकर बताया, इसकी जनरल प्रविष्टियाँ और इसके कैलकुलेशन, एनालिसिस टेबल, और मैंने इसका बैलेंस शीट भी आपको बनाकर बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो 6वें नंबर का सवाल है उसका हल आपको समझ आया होगा। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एवं नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो आज के लिए धन्यवाद।